नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। पिछले काफ़ी दिनों से फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर एक अलग ही थ्योरी पेश की जा रही है। वो थ्योरी दिशा की मृत्यु को सुशांत की मृत्यु से जोड़ती है। उस थ्योरी को जिस किसी ने भी बनाया है, लिखा है, आई थिंक वो खुद भूल गया कि उसने क्या लिखा है। ये जो थ्योरी घूम रही है जहां पर ये कहा जा रहा है कि दिशा एक पार्टी में आती है, वहां पर टॉप पॉलिटिशियंस आदित्य ठाकरे और सूरज पंचोली, अरबाज खान जैसे बड़े बड़े, मतलब अरबाज खान, सूरज पंचोली इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, वो सब उस पार्टी में है। दिशा वहां उस पार्टी में आती है, पेंट हाउस में उसका रेप होता है, उसे फेंक दिया जाता है। इन बिटवीन उसे 2-3 मिनट का टाइम मिलता है और वो अपने पुराने दोस्त, जिनको कि वो पहले मैनेज किया करती थी, शी वॉज एक्स मैनेजर ऑफ सुशांत, तो वो सुशांत का फोन नंबर ढूंढती है और सुशांत को कॉल करती है। वो सुशांत जिसको उसके परिवार वाले तक फोन नहीं कर पाते हैं, सारे कॉल वगैरह सब कुछ रिया कंट्रोल करती थी। सडनली वो कॉल करती है और सुशांत कॉल उठा भी लेता है। वो सुशांत जिसके पिताजी और बहनों के कॉल्स तक वो नहीं उठाता है, वो दिशा सालियन का कॉल उठा लेता है और दिशा उसे बताती है कि भाई उसके साथ यही हुआ है। एंड सडनली दिशा की मृत्यु की खबर आती है और फिर रिया चली जाती है लड़ झगड़ के। उसके बाद वो महेश भट्ट के घर जाती है और ये वो फ़ोन, वो सुशांत का कॉल ब्लॉक कर देती है। इसके बाद सुशांत डिप्रेशन में चला जाता है बहुत ज़्यादा, वो 14 बार सिम बदलता है। और उसके बाद 13 तारीख की रात को आदित्य ठाकरे का बर्थडे भी पड़ता है, तो उसके घर पे प्लान किया जाता है। ये सब होता है, प्लानिंग वगैरह सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह सब प्लान करते हैं। इसके बाद 13 जून की ही रात को सुशांत को मार दिया जाता है। अब ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और मैं पिछले काफ़ी दिनों से कह भी रहा हूं कि फेक थ्योरीज, फेक पिक्चर्स और फेक नैरेटिव इस केस को किसी मुकाम तक नहीं पहुंचाएगा। बल्कि वो लोग जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मजाक कर रहे हैं, वो इन थ्योरीज को उठाकर फैंस की और जो लोग इस थ्योरी को सही मान रहे हैं उनके दिमाग पर सवाल खड़े कर देंगे कि देखो कैसी अफलातूनी थ्योरी है। क्योंकि अगर आप ये थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि पढ़े लिखे समझदार लोग भी इस थ्योरी पर आंख मूंद कर भरोसा कैसे कर रहे हैं। देखिए, अपने दिल दिमाग को खोलकर और जोश में होश बरकरार रखकर ठंडे दिमाग से मेरी बातें सुनिए। सुशांत के पिताजी ने एफआईआर की है। उन्होंने अपनी एफआईआर में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को ही, मतलब उनके भाई, उनके पिता, उनकी माता को ही दोषी माना है। और वो रिया का जो मैनेजर सैमुअल वगैरह जो भी थे, फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह ये सब के इल्ज़ाम लगाए हैं। ठीक है, उन्होंने अभी किसी और का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ रिया और रिया के परिवार का नाम एफआईआर में लिखा है। प्लस इसके अलावा उन्होंने 25 फरवरी को डीसीपी बांद्रा पुलिस एक व्हाट्सएप करके बताया था कि सुशांत की लाइफ खतरे में हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ही गलत लोगों की संगति में है। और वो गलत लोग इतना काबू कर चुके हैं सुशांत के ऊपर कि हमारा उस तक पहुंचना या हमारे कॉल्स, हमारे मैसेजेस या हमारी कोई भी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। उसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। यह अलग बात है कि बांद्रा पुलिस ने उस रिक्वेस्ट को, उस मैसेज को, या सुशांत की फैमिली और सुशांत के जो जीजा जी जो खुद आईपीएस हैं, उनके इस रिक्वेस्ट को सिरे से खारिज कर दिया। अगर उन्होंने उस समय कुछ टाइमली एक्शन लिया होता तो शायद चीज़ें इस मुकाम पर नहीं आती। तो तब भी सुशांत के परिवार का जो शक था कि एक अनहोनी हो सकती है, वो उन्होंने रिया और रिया के परिवार या सुशांत के साथ जो लोग रहते हैं उस फ्लैट में, उन्हीं लोगों के ऊपर वो शक जाहिर किया था। मारने वाले कहीं बाहर से नहीं आए हैं, मारने वाले घर में ही थे। और जितने इंटरव्यूज हम सब ने देखे हैं, चाहे वो सुशांत का कुक हो, उसका जिम ट्रेनर हो, बॉडीगार्ड हो, सबने एक ही बात कही है ज़्यादातर कि सुशांत जो थे वो सोते रहते थे। उनका स्टाफ में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा सब कुछ रिया चक्रवर्ती ही डिसाइड करती थी। इवन ये कुछ ट्रांजैक्शंस की डिटेल पता चली है, लगभग 2,83,000 रुपए जो कि रिया चक्रवर्ती ने सिर्फ पूजा पाठ के ऊपर खर्च किए थे, ऐसा जो स्टाफ था उन सब ने बताया। नाउ ये जो थ्योरी पर मैं आऊं, उसके पहले रिया चक्रवर्ती की थोड़ी पोल पट्टी भी खोल देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, अकेला इंसान, सक्सेसफुल इंसान, अकाउंट में करोड़ों रुपए। अब ये करोड़ों रुपए का ये घपला जो हुआ है, कहाँ गए पैसे, इसको एक आधार बनाया है बिहार पुलिस ने अपनी जांच का। और अब तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने तो सीबीआई से निवेदन भी कर दिया है। तो मैं चाहूंगा कि केस सीबीआई को जाए। लेकिन यहां जो रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ सुशांत या बॉलीवुड नहीं, ये जिंदगी के हर फील्ड में लागू होता है। आप अकेले हैं, सक्सेसफुल हैं, अकाउंट में बहुत पैसा है, तो भाई हर कोई आपका दुश्मन है। लोग आपसे दोस्ती इसलिए भी बढ़ाते हैं ताकि आपको इस्तेमाल किया जा सके, और रिया ने यही किया। मैं आपको बताऊं, रिया सुशांत पर डाका डालने से पहले, रिया आदित्य रॉय कपूर के साथ वीजे थी एमटीवी में, और आदित्य रॉय कपूर इंडस्ट्री के बिग शॉट सिद्धार्थ रॉय कपूर के छोटे भाई हैं।
ठीक है, सिद्धार्थ रॉय कपूर तो आपको पता ही है, बड़े वाले प्रोड्यूसर, बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। तो आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, अब भाई यही फैमिली है और काफ़ी अच्छी पहुंच वाली फैमिली है, तो रिया वहां कुछ कर नहीं सकती थी। रिया ने फिर हर्षवर्धन कपूर यानी अनिल कपूर के लड़के के ऊपर हाथ डाला। बहुत सारी इनकी पिक्चर्स वगैरह वायरल हुई, बहुत इनकी डेटिंग वेटिंग चली, लेकिन ये भी एक काफ़ी बड़ी फैमिली, पहुंच वाली फैमिली, नेपो फैमिली है, तो यहाँ रिया अपने हथकंडे नहीं चला सकती थी। इसलिए एक अकेले लड़के को, टैलेंटेड लड़के को, सक्सेसफुल लड़के को, पैसे वाले लड़के को बलि का बकरा बनाया जाए, तो चलो उसे पटाया जाए। इस तरीके से रिया यहां पर आई। अकेला लड़का है ना भाई, और आउटसाइडर है, तो इतना कोई टेंशन भी नहीं होगा अगर वो कुछ करती है तो। इस तरीके से रिया सुशांत की जिंदगी में आती है और धीरे 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 करके कंपनीज के नाम पर, शॉपिंग के नाम पर, फलाना ढीमका दुनिया भर का उसके अकाउंट से पैसा खर्च करती है। मुंबई पुलिस कहती है कि रिया के अकाउंट में तो सुशांत के अकाउंट से पैसे गए ही नहीं। ये तो किसी ने नहीं कहा कि पैसा उसने अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। उसने दुनिया भर की चीजें खरीदी, खर्चा किया, पार्टी की, ऐशो आराम किए, और ये जो अब सलमान का जो इतना बड़ा वकील है, उनकी फीस, ये सब कहां से आ रही है? तो मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती की भाषा बोल रही है। तब इस थ्योरी पर आ जाते हैं। भैया देखिए, ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं जो कि इस थ्योरी की खुद की पोल खोल देती हैं। इस थ्योरी में कहा गया है कि 8 जून की रात दिशा जाती है पार्टी में, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा था फिर भी पार्टी होती है, और वहां पर दिशा के साथ जोर जबरदस्ती वगैरह होती है, और एक 14 फ्लोर की बिल्डिंग से उसे नीचे फेंक दिया जाता है। ताज्जुब की बात है कि फेंक दिया जाता है बिल्डिंग में। अब भाई लॉकडाउन चल रहा है, गैस सिलेंडर वाले तक या दूध वाले तक आने से पहले परमिशन ली जाती है, लेकिन वहां पार्टी हुई और बिल्डिंग के लोग या बिल्डिंग का जो सेक्रेटरी वगैरह, इन सबसे कोई पूछताछ वगैरह कुछ नहीं हुई, किसी ने रोका टोका नहीं। चलो ठीक है, पार्टी हो गई हुई, बड़े बड़े लोग भी आए, और दिशा के फोन में सुशांत का नंबर भी था। वो अपनी मम्मी या पुलिस या कहीं किसी को फोन नहीं करती, वो डायरेक्ट सुशांत को कॉल करती। जबकि दिशा के अभी के जो क्लाइंट्स हैं, भारती, बड़ी जबरदस्त कॉमेडियन वगैरह, भारती ने बहुत दुख भी जताया था, वो इनको किसी को फोन नहीं करती, वो सुशांत को कॉल करती, जो कि काफी टाइम से डिप्रेशन में है। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, सुशांत को तो उसके पेरेंट्स तक कॉल नहीं कर पा रहे थे, वो उठाता नहीं किसी की कॉल, लेकिन दिशा का कॉल उठा लेता है। अब यहां एक और थ्योरी आती है कि 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में सुशांत 14 बार सिम कार्ड बदलता है, वो भी लॉकडाउन के दौरान सिम कार्ड बदलता है। वो इतना डर जाता है, घबरा जाता है, और इस डर की वजह से वो 14 सिम कार्ड बदल लेता है। फिर इसी दौरान, इसी डर के माहौल के दौरान, वो 12 तारीख को डील साइन करता है। जबकि रूमी जाफरी साहब, जो कि रिया और सुशांत को साथ लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे, उनकी ये डील इसी थ्योरी के मुताबिक जून के फर्स्ट वीक में ये डील डन हो गई थी। तो जब जून के फर्स्ट वीक में ये डील डन हो गई थी, तो सुशांत उस डील के डन होने की पार्टी 13 तारीख को या 12 तारीख को क्यों देगा? जरा खुद विचार कीजिए। 9 से 13 तारीख के बीच में तो सुशांत बहुत घबराया हुआ है, डरा हुआ है, डिप्रेशन में है। वो बार बार गूगल पे अपना नाम सर्च कर रहा है, दिशा का नाम सर्च कर रहा है। इतने डर के माहौल में वो पार्टी करता है, ठीक है। और इन्हीं 9 से 13 दिन के बीच में वो 14 बार सिम भी बदल लेता है। तो रूमी जाफरी को कैसे पता चला उसका नया नंबर क्या है, जिस पर कॉल करके बधाई दी गई हो कि चलो डील कर ली, जबकि डील तो एज पर रिपोर्ट्स फर्स्ट वीक में ही साइन हो चुकी थी डील। और डर के माहौल में सुशांत ने पार्टी भी कर ली, डर के माहौल में उसने 14 बार सिम भी बदल लिए। जरा खुद विचार कीजिए। ऐसी जो थ्योरी होती हैं, ये थ्योरी कोर्ट में औंधे गिरती है। मुझे बहुत हंसी आती है जब पढ़े लिखे समझदार लोग ये चीजें पढ़ते हैं कि उसने 9 से 13 के बीच में 14 सिम कार्ड बदले और 13 की रात पार्टी भी कर ली। मतलब डर की वजह से सिम कार्ड भी बदल रहा है और पार्टी भी कर रहा है और डिप्रेशन में भी है। मतलब ये चीजें कोई लॉजिक ही नहीं इनके अंदर। मुझे पता है कई सुशांत फैंस को लगेगा कि ये क्या है, लेकिन इस तरह की जो बेहुदा बकवास टाइप की थ्योरीज होती हैं, ये एक्चुअली में ना हमारी नासमझी को दिखाती हैं। ये दिखाती हैं कि हम कितने फूलिश हैं, हम सोच ही नहीं रहे हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। और इन्हीं बातों का फायदा बड़े बड़े लोग उठा लेते हैं, उनके वकील उठा लेते हैं। बड़े बड़े वकील ऐसी थ्योरीज को कोर्ट में बचपना कचरा समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं। इस तरह की थ्योरीज को प्रूव करने के आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। वो ये कहेंगे कि बंदा डिप्रेशन में है, 14 बार सिम बदल ली, तो फिर उसको कौन से सिम पर कॉल आया, और नई सिम बदल ली तो रूमी जाफरी का नंबर, मतलब समझ ही नहीं आया। और इतने डिप्रेशन, इतनी टेंशन में भी वो पार्टी करता है। जरा सोच समझकर इस टाइप की थ्योरीज पर आप यकीन किया कीजिए। मुझे पता कई लोगों को मेरी बातें कड़वी भी लगेंगी, लेकिन मैं एक बड़े लेवल पर बात कर रहा हूँ कि आगे चल के कोर्ट कचहरी में जब इस तरह की बातें होंगी, तो इस तरह की जो थ्योरीज है ना, इन्हें एकदम रद्दी समझ के साइड में फेंक दिया जाएगा। सुशांत को मारने के लिए आई डोंट थिंक कि कोई बाहर से आया था। उसके जो खास लोग हैं, जो दोस्त यार हैं,
वही सब आए थे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुशांत को हैवी डोज दिए जाते थे दवाओं के, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर समय सोता ही रहता था। कई लोग कॉल करते थे, इनफैक्ट उसकी दीदी तक ने कॉल किया। कई बार उसकी दीदी कॉल नहीं उठाता था तो खुद आती थी गोरेगांव से। ऐसे में रूमी जाफरी साहब को सडनली नई सिम का नंबर मिल गया, बधाई दे दी, 12 तारीख की रात को पार्टी कर ली। आई मीन कुछ तो सोच के ये थ्योरी शेयर किया कीजिए। है उठे थ्योरी बना दी, डॉट्स कनेक्ट कर दिए और बस लोग उस चीज़ को शेयर करने लग गए। देखिए सीधी बात यह कि मुझे एक कमेंट भी आया था कि जब तक सच घर से बाहर कदम निकाले तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। यही यहाँ हो रहा है। सच्ची बात यह है कि सुशांत के पिताजी 25 फरवरी और अब उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ही अक्यूज्ड माना है और वही लोग सुशांत के घर में थे। उन्हीं लोगों ने सुशांत के साथ बहुत कुछ गलत किया है। रात को दवा का हैवी डोज दिया होगा और रात ही रात उसे मार दिया होगा, उसके साथ बुरा बर्ताव करके थोड़ी मारा होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, या सुशांत ने छटपटाया होगा थोड़ा बहुत, इस चक्कर में उसको सिर के आसपास या उसके नीज वगैरह पे चोट लगी होगी। कल्प्रिट बाहर नहीं है, कल्प्रिट घर के अंदर ही है। लेकिन इन कल्प्रिट्स का मास्टरमाइंड कौन है? सुशांत की मौत से किससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था? बॉलीवुड की किसी लॉबी को या किसी पॉलिटिशियन को? यह है इन्वेस्टिगेशन का मेन मुद्दा, मेन आधार। ये जो थ्योरी चल रही है इसकी उसकी, ये थ्योरी तो यार अपने आप में एक मजाक है और कुछ नहीं है। क्योंकि सुशांत की फैमिली, जो लोग ऑथोराइज्ड हैं एफआईआर करने के लिए, सवाल उठाने के लिए, उन्होंने तो ऐसी किसी थ्योरी पर बिलीव किया ही नहीं है। उन्होंने अपनी एफआईआर का आधार कुछ और तरीकों से माना है। तो ये थ्योरी तो कहीं लागू होती ही नहीं है स्कीम ऑफ थिंग्स में। रही बात मुंबई पुलिस के निकम्मेपन की और उनके ये जो तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं, तो मुंबई पुलिस एक्चुअली अपनी नाकामी को छुपा रही है। एक घटना जिसके होने का अंदेशा 25 फरवरी को ही जताया गया था, मुंबई पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और मुंबई पुलिस अपनी एक अलग ही दुनिया में मगन रही। अगर सुशांत एक रसूख वाले परिवार, एक नेपो परिवार से होता तो शायद मुंबई पुलिस आनन फानन में एक्शन लेती। लेकिन यहाँ ये ईगो की लड़ाई है और फिर प्रांतीयता का मुद्दा आ ही जाता है कि बाहर का लड़का है, क्यों उसके लिए इतने एफर्ट करना है। संजय राउत तो इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं ना, क्यों इन्वेस्टिगेशन में टाइम खोटी करना। ये डिप्रेशन की थ्योरी, ये मानसिक संतुलन खराब था, यही बात महेश भट्ट बोलते रहे, रिया बोलते रही, संजय राउत बोलते रहे, सब एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं। डॉट्स इनके बीच में जुड़ने चाहिए, लेकिन डॉट्स कहीं और किसी और डायरेक्शन में जुड़ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके बताएं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं वही बात करता हूं जो सच होती है और जो प्रूव की जा सके। कुछ भी ऊट पटांग अफलातूनी थ्योरीज प्रूव नहीं की जा सकती। जिसने वो थ्योरी लिखी वो खुद कह रहा है कि 9 से 13 तारीख के बीच में 14 सिम बदली और 12 तारीख को उसने डील साइन करी और पार्टी करता। भाई इतने डिप्रेशन में, इतने डर के माहौल में कि ये लोग मेरे को कुछ कर देंगे, वो सिम कार्ड बदलता रहता, वो पार्टी क्यों करेगा? आप खुद सोचिए। और अगर पार्टी की है दैट मीन्स कि कोई डर का माहौल था नहीं। अदालतों में इस तरीके से दलील होती है, आपके एक एक पॉइंट को पकड़ा जाता है और उसे झूठा साबित कर दिया जाता है। चलिए इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी बातें थोड़ी सही लगेंगी। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है या आपके अपने अलग कुछ ओपिनियंस है तो आप भी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना सभी मित्रों के साथ। ऊट पटांग थ्योरीज तो बहुत ज़्यादा शेयर हो रही हैं, लेकिन सही बातें शेयर कम होती हैं। वेल, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।